डेल कार्नेगी एक जाने माने राइटर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो बहुत फेमस हुई थी। पूरी दुनिया में अब तक इस बुक की कई मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। लेकिन ये डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई पहली बुक नहीं थी। उनकी पहली बुक का नाम पब्लिक स्पीकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मैन इन बिजनेस थी। ये बुक बहुत कम लोगों के बीच पॉपुलर हो पाई थी। इफेक्टिव स्पीकिंग सिखाने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इस बुक को अपने सिलेबस में शामिल किया था, लेकिन ये बुक नॉर्मल रीडर्स के बीच फेमस नहीं हो पाई। इसलिए बुक को प्रिंट करने वाले पब्लिशिंग हाउस ने इसमें कुछ एडिट करके इसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए राइटर कार्नेगी की पत्नी डोरोथी से कॉन्टैक्ट किया। एडिट होने के बाद ये बुक कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल स्पीकिंग स्किल सिखाने के लिए एक अच्छी गाइड बनी। डेवलपिंग करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा देखा गया है कि पब्लिक के बीच बोलते समय ज़्यादातर लोगों को जैसी प्रॉब्लम होती है, जैसे डर लगना, कंसंट्रेशन ना बन पाना, सब कुछ भूल जाना, पैर कांपने लगना और ऐसा लगना कि उनका माइंड खाली हो गया है। देखा तो यहाँ तक गया है कि जिन लोगों ने अपनी स्पीच पर बहुत सारी तैयारी की होती है, उन्हें भी लोगों के सामने बोलने में प्रॉब्लम फील होती है। दूसरी ओर जो इंसान पब्लिक स्पीकिंग में स्किल्ड यानी अच्छे होते हैं, वो बड़ी भीड़ देखकर और ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्साइटेड और जोश से भरा हुआ फील करने लगते हैं। भीड़ उन्हें बोलने के लिए इंस्पायर करती है। स्किल्ड पब्लिक स्पीकर्स का कहना है कि अगर वो बोलते समय कुछ भूल भी जाते हैं तो भीड़ से मिलने वाली एनर्जी उन्हें सब कुछ याद दिला देती है। वे इस बात से हैरान हो जाते हैं कि दूसरों के सामने बोलना कितना अच्छा लग सकता है। आपको भी ऐसा ही फील करना चाहिए। पहली बार पब्लिक स्पीकिंग में डर लगना नेचुरल बात है, क्योंकि अच्छा प्रेजेंटेशन देना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन डरने के बजाय अपने आप को इंस्पिरेशन और एनर्जी से भरना चाहिए। स्टेज पर बोलने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस और हिम्मत पर काम करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए आप अपने डर को कुछ ही पलों में दूर कर अच्छी और एक्साइटिंग स्पीच देने में कामयाब होंगे। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। 1. सबसे पहले आप में पब्लिक स्पीकिंग स्किल में इंप्रूवमेंट करने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। अगर आप में ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन देने की गहरी इच्छा नहीं होगी तो ऑडियंस को लगेगा जैसे आप में मोटिवेशन और विल पावर की कमी है और आपकी स्पीच में उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अपने को मोटिवेट करने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग के स्किल से होने वाले फ़ायदों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आपकी जॉब के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग की स्किल सीख रहे हैं, तो सोचिए कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करके आप कितना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। दूसरा, आपने जो टॉपिक चुना है उसके बारे में रिसर्च कीजिए। अपने टॉपिक के बारे में जानकारी होने से आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है कि जब तक आप सचमुच कॉन्फिडेंट फील ना करें, तब तक आपको ऐसा जताना है जैसे आप कॉन्फिडेंट है। यानी नर्वस फील होने के बावजूद ऐसा दिखाइए जैसे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाइए, सीधे खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहें यानी स्पीच दें। कोई ऐसा काम ना करें जो आपकी नर्वसनेस को दिखाता हो, जैसे अपने कपड़ों के साथ खेलना, बेवजह बार बार हिलना या अपने आप को फर्नीचर के पीछे छुपाना वगैरह। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी स्टेज पर स्पीच देने के पहले तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो जाएं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और ये एक्सपीरियंस आपको स्पीकिंग इवेंट के समय आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंटली फेस करने में मदद करेगा। अब हम एक रियल स्टोरी सुनेंगे। कई साल पहले कॉलेज बोर्ड के प्रेसिडेंट, सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक चर्च के लीडर मिस्टर D.W. घेंट अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए मदद मांगने डेल कार्नेगी के पास आए। उन्होंने कार्नेगी से कहा कि उन्हें कई बार अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग की डर की वजह से उन्होंने हमेशा उनके रिक्वेस्ट को टाल दिया। मिस्टर घेंट ने डेल कार्नेगी से पूछा, क्या इस उम्र में मैं अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ? कार्नेगी ने उन्हें उम्मीद दी और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कई तरीके बताए। कुछ समय बाद दोनों एक क्लब में मिले और बहुत बातें की। बातचीत के बाद मिस्टर घेंट ने कार्नेगी को एक नोटबुक दिखाई जिसमें उन सभी स्पीच की लिस्ट थी जो उन्होंने कार्नेगी से मिलने के बाद दी थी। मिस्टर घेंट अब बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने नॉलेज को पब्लिक के साथ शेयर कर पा रहे थे। उन्हें लगा जैसे वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने बोलने के लिए भी इन्वाइट किया गया। स्टेज पर खड़े होने और ऑडियंस के सामने बोलने से डरने वाले शख्स को अपनी इस कमजोरी को दूर करने में सिर्फ 3 साल लगे और वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन गए। पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना सबसे पहला स्टेप है। सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। आप प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे करते हैं? पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि अपने चुने हुए टॉपिक के बारे में नॉलेज होना कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। उस टॉपिक पर अपने आइडिया, एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल को जोड़कर उसे स्पेशल टच दीजिए।
इसके साथ ही आप अपनी पुरानी मेमोरी के अनुसार उस टॉपिक के फैक्ट्स के साथ अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आपको एक ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। इसके बाद उस सिलेक्टेड सब्जेक्ट के किसी एक एंगल को लें और उस पर पूरा अटेंशन रखते हुए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें। एक साथ कई सब्जेक्ट पर स्पीच देने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सी इधर उधर की बातें करने से अच्छा होता है एक छोटी और क्लियर स्पीच देना। उसके बाद अपने टॉपिक के बारे में ध्यान से सोचें कि उससे रिलेटेड क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उसके जवाब ढूंढें। प्रैक्टिस स्पीच के लिए 3 मिनट का समय काफ़ी है। इसे ही एम बनाकर प्रैक्टिस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने टॉपिक के बारे में आप जितना ज़्यादा जानेंगे, अपने ऑडियंस से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने में आप उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। डेल कार्नेगी की एक पब्लिक स्पीकिंग क्लास में जैक्सन नाम का आदमी प्रेजेंटेशन देने वाला था। उसने क्लास में जाते समय रास्ते में ही फोर्ब्स मैगजीन में सक्सेस हासिल करने के 10 साल नाम का आर्टिकल पढ़ा। जैक्सन क्लास में आया और सबके सामने आर्टिकल पढ़ा और बैठ गया। आपको क्या लगता है उसकी स्पीच कैसी रही होगी? उसने बेहद खराब प्रेजेंटेशन दी थी, क्योंकि ना उसने सब्जेक्ट के लिए कोई तैयारी की थी और ना ही उसे उसमें इंटरेस्ट था। जैक्सन ने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की थी जिसके लिए उसमें बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं था। उसने उस बारे में रिसर्च तक नहीं की थी। उसने ऐसी स्पीच दी थी जैसे किसी मजबूरी में स्पीच दे रहा हो, इसलिए नहीं कि वो उसे लेकर मोटिवेटेड था। ऐसी प्रेजेंटेशन के कारण ऑडियंस बोर हो गई और किसी ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। कार्नेगी ने जैक्सन को बुलाया और उसे स्पीच में अपने आइडियाज और एग्जाम्पल जोड़ने को कहा। उन्होंने अगले हफ्ते उसी टॉपिक को अलग तरह से प्रेजेंट करने की एक्टिविटी भी दी। जैक्सन ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा और रिजल्ट निकाला कि वो आर्टिकल के राइटर से सहमत नहीं है। उसने आर्टिकल को बढ़ाया और उसमें अपने एक्सपीरियंस जोड़े। अगले हफ्ते जैक्सन ने जब प्रेजेंटेशन दिया तो वो पहली वाली स्पीच से बिल्कुल अलग था। उसने हर बात दिल से कही थी और इस तरह कही थी मानो वो एक एक बात पर पूरी तरह यकीन करता था। इस बार ऑडियंस उसका नज़रिया सुनकर बहुत एक्साइटेड हुई। इस एक्सपीरियंस ने जैक्सन को बहुत कुछ सिखाया। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं तो शुरुआत में हम इसमें बड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेस की स्पीड कम हो जाती है। यही वो पॉइंट है जहां लोग हार मान लेते हैं। उसी स्किल पर डटे रहने के बजाय उसे छोड़कर हम कोई नया स्किल सीखना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर, जो लोग किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए मेहनत से लगातार कोशिश करते रहते हैं, वो अपने स्किल में मास्टर बन जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि सीखने का मतलब हमेशा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। कभी कभी एक नया लर्नर सीखने के एक लेवल पर आकर ठहर जाता है। इसे लर्निंग प्रोसेस का प्लेटो कहा जाता है, यानी सीखने के प्रोसेस में ठहराव आ जाना। अगर कोई इंसान लर्निंग प्रोसेस में लगातार आगे बढ़ता रहता है तो वो खुद में बहुत इंप्रूवमेंट होता हुआ देखेगा। इस प्रोसेस में मायने ये रखता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और पक्के इरादे के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग इस स्टेज पर हार मान लेते हैं, उनमें से कई लोग जीवन में बाद में पछताते हैं। यहाँ पर अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी लॉ की पढ़ाई करके वकील बनना चाहता था। उसने अब्राहम लिंकन से सलाह मांगी। लिंकन ने कहा कि अगर तुम सच में वकील बनना चाहते हो तो तुमने अब तक आधा ही काम किया है। उन्होंने कहा, डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लिंकन ने फॉर्मल पढ़ाई सिर्फ 1 साल ही की थी, लेकिन उन्होंने अनगिनत किताबें पढ़ी थीं। वो जहाँ रहते थे उसके 50 मील के आसपास उन्हें किताब उधार मांगने वाले के नाम से जाना जाता था। लिंकन रात भर पढ़ते थे। कहा जाता है कि उनके कमरे में एक दरार थी जिसमें वो किताबें रखते थे, और जैसे ही सूरज की रोशनी उस दरार से गुजरती थी वो किताब लेकर पढ़ने लगते थे। लिंकन दूसरे स्पीकर्स के एक्सपीरियंस से सीखने में भी रुचि रखते थे। जब भी वो किसी को बोलते हुए देखते तो खड़े होकर सुनने लगते और उससे सीखते थे। वो चलते चलते भी बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी भी ज्वाइन कर रखी थी जो रोज़मर्रा के मुद्दों पर चर्चा किया करती थी। जब आपको डर लगे तो लिंकन की सलाह याद रखें। आप अपने कमरे या जेब में लिंकन की फ़ोटो भी रख सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं कि वो आपकी सिचुएशन में क्या करते। हर इंसान को पहली बार स्टेज पर जाने में डर लगता है और ये नेचुरल है। आगे बढ़ते रहने से ये डर दूर हो जाता है और स्पीकर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। हाउ टू ओपन अ टॉक।
डॉक्टर लिन हैरोल्ड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्हें पब्लिक स्पीकिंग का कई सालों का एक्सपीरियंस था और वो एक माहिर पब्लिक स्पीकर थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या सीखी, तो उन्होंने कहा कि स्पीच की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई जाने माने पब्लिक स्पीकर जैसे अब्राहम लिंकन का भी मानना था कि पब्लिक स्पीकर को अपनी स्पीच से ज़्यादा उसकी ओपनिंग पर फोकस करना चाहिए और ओपनिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। स्किल्ड पब्लिक स्पीकर अपने स्पीच की ओपनिंग पर कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं नए स्पीकर अपनी स्पीच पर तो मेहनत करते हैं लेकिन स्पीच की ओपनिंग को चांस पर छोड़ देते हैं। अपने स्पीच की ओपनिंग लिखने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय आपका माइंड फ्रेश होता है। इस समय आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए, ये इतना छोटा होना चाहिए जैसे बिल बोर्ड पर लिखा कोई ऐड। ओपनिंग को अट्रैक्टिव और मन को छू लेने वाला होना स्पीच की सक्सेस का फर्स्ट स्टेप होता है। नए पब्लिक स्पीकर हमेशा दो गलतियां करते हैं। पहली, स्पीच के इंट्रोडक्शन में जोक ना लिखें। नए स्पीकर सोचते हैं कि ऐसा करके वो ऑडियंस का अटेंशन ले पाएंगे, जबकि माहिर स्पीकर को भी फनी इंट्रोडक्शन लिखने में बहुत मुश्किल होती है। आमतौर पर जोक का ऑडियंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। उन्हें जोक या तो बोरिंग और आपत्तिजनक लग सकता है। सोचिए कोई कॉमेडियन स्टेज पर बहुत ही खराब जोक्स बोल रहा है, तो या तो लोग उस पर चीज़ें फेंकने लगेंगे या उसे स्टेज से उतरने के लिए कहा जाएगा। मान लीजिए कि ऑडियंस ने आपके फनी इंट्रोडक्शन को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो अक्सर ऐसा हमदर्दी के कारण करते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि 99% लोग फनी स्टोरी सुनाते समय फेल हो जाते हैं। सिर्फ 1% लोगों में ही कहानी सुनाते समय फनी होने का हुनर होता है। जैसे अब्राहम लिंकन अपनी एक्साइटिंग कहानियों के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन अगर कोई और उन्हीं कहानियों को सुनाए तो आपको क्या लगता है कि वो इतने फनी लगेंगे जितना लिंकन के मुंह से लगते थे? ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। एक फनी कहानी सुनाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी गलती जो नए स्पीकर करते हैं कि स्पीच देने से पहले ही वो माफ़ी मांग लेते हैं। जैसे ये कहना कि मैं एक नया स्पीकर हूँ, आपको मेरी स्पीच कम पसंद आ सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसे स्पीकर्स को लगता है कि अपनी सिचुएशन के बारे में सच बताकर ऑडियंस में उनके प्रति सम्मान का भाव जागेगा। लेकिन ऐसा करके उन्हें निराशा भी होगी, क्योंकि इसे सुनकर लोगों का इंटरेस्ट उनमें कम हो जाएगा। ऑडियंस वहाँ कुछ जानने और एंटरटेन होने आई है, और ये सब बताने से उन्हें निराशा होने लगती है। ऑडियंस का ध्यान मेंटेन करना मुश्किल होता है। अगर ऑडियंस का ध्यान आपके पहली लाइन में भटकने लगता है, तो उनका ध्यान दोबारा खींच पाना बेहद मुश्किल होगा। उनके इंटरेस्ट की कमी के कारण आप अपनी स्पीच भूल भी सकते हैं, या नर्वस होकर आपके पैर वहीं जम जाएंगे। ऑडियंस बहुत समझदार होती है। उन्हें समझ आ जाता है कि आप बिगिनर हैं या नहीं, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कुछ अच्छी ओपनिंग्स के बारे में बताना चाहेंगे, जिन्हें आप अपनी स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। आप स्पीच की ओपनिंग किसी मिस्ट्री या इंटरेस्टिंग स्टोरी से कर सकते हैं। इससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो आपकी स्पीच को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। कर्नल थॉमस अपनी स्पीच की शुरुआत ये बताकर करते हैं कि कर्नल लॉरेंस अपने समय के सबसे रोमांटिक आदमी थे। इसका ऑडियंस पर इफेक्ट ये होगा कि उनकी ये जानने की इच्छा बढ़ेगी कि उस आदमी को सबसे रोमांटिक क्यों कहा जाता था, उन्होंने ऐसा क्या किया और उनके किस तरह के रिश्ते थे। किसी भी स्पीच की अच्छी ओपनिंग होती है एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना। अच्छी कहानियां ऑडियंस का इंटरेस्ट स्पीच में बढ़ा देती हैं। इसी तरह आप अपनी स्पीच की शुरुआत ऑडियंस से कोई सवाल पूछकर भी कर सकते हैं। सवाल ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं और उनका स्पीकर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, जिससे उनका अटेंशन स्पीच में बढ़ जाएगा। आप अपनी स्पीच की ओपनिंग किसी भी तरीके से करें, लेकिन याद रखें इसे ज़्यादा फॉर्मल ना बनाएं। कैजुअल बने रहने की कोशिश करें। अगर कोई इंट्रोडक्शन ज़बरदस्ती या बेमन से बोला हुआ जैसा लगता है, तो ये ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हाउ टू क्लोज अ टॉक। किसी भी स्पीच के लिए इंट्रोडक्शन की तरह ही कंक्लूजन भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी स्पीच का कंक्लूजन ये डिसाइड कर सकता है कि आप एक मंझे हुए स्पीकर हैं या बिगिनर। आपका कंक्लूजन इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होना चाहिए। कुछ स्पीकर अपनी स्पीच के लास्ट में कहते हैं कि मैंने सब कुछ बता दिया है और अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस तरह का कंक्लूजन बोरिंग होता है और ऑडियंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता। आपको अपनी स्पीच ऐसे शब्दों से क्लोज करनी चाहिए जिन्हें आपके स्टेज से जाने के बाद भी लिसनर्स याद रखें। अपने कंक्लूजन को ऐसे ही छोड़ने के बजाय स्पीच लिखते समय ही इसे प्लान कर लेना अच्छा होता है। स्टेज पर अक्सर हम नर्वस होते हैं और उस समय अच्छा कंक्लूजन सोच पाना मुश्किल होगा। इसलिए स्पीच के नोट्स तैयार करते समय और प्रैक्टिस करते समय ही एक अच्छे कंक्लूजन के बारे में प्लान कर लेना चाहिए। आपको कई अलग अलग कंक्लूजन बनाने की प्लानिंग रखनी चाहिए, क्योंकि स्पीच देते समय ये आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि स्पीच किस डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे में आप सिचुएशन के अनुसार अलग कंक्लूजन दे पाएंगे। अपनी स्पीच को अचानक बंद करना आपको नौसिखिया और इनएक्सपीरियंस दिखाएगा।
आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये पहचानना होगा कि कब आपको स्पीच बंद करके कंक्लूजन देना है। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो तो सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर्स को सुनकर सीखें कि वो कैसे अपनी स्पीच क्लोज करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वेल्स के प्रिंस ने एक बार टोरंटो के एम्पायर क्लब में स्पीच दी थी। उन्होंने ये कहते हुए अपनी स्पीच खत्म की कि उन्होंने अपने बारे में बहुत बातें की क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने ऑडियंस की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और उनका भरोसा कायम रखेंगे। ये एक अच्छी स्पीच थी जिसका एक सीधा और साफ कंक्लूजन था, जिसे सुनने वाला हर इंसान समझ सकता था कि प्रिंस वेल्स अब बोल चुके हैं। उन्होंने ऑडियंस पर अपनी अच्छी छाप छोड़ते हुए और एक वादा करते हुए स्पीच खत्म की थी। स्पीच के कंक्लूजन का एक और तरीका ये भी होता है कि बोली गई स्पीच के मेन पॉइंट्स की समरी बताना। आपको ऐसा लग सकता है कि जब सब कुछ बताया जा चुका है तो इसकी अब क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिस स्पीच को आपने तैयार की है, उसकी कई बार प्रैक्टिस की है, वो ऑडियंस के लिए मुश्किल हो सकती है। या अगर उनके अटेंशन में कमी की वजह से कोई पॉइंट छूट गया होगा तो समरी बताने पर उन्हें उस पॉइंट के बारे में पता चलेगा। इसलिए मेन पॉइंट्स को याद दिलाना आपकी स्पीच की अच्छी एंडिंग साबित होगी। स्पीच को क्लोज करने का एक और अच्छा तरीका ये भी है कि आप ऑडियंस को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। जैसे अगर आपकी स्पीच किसी प्रॉब्लम के बारे में है और आपने उसमें सल्यूशन भी दिया है, तो आप ऑडियंस को उनके पास मौजूद रिसोर्सेज या सपोर्ट से आपकी मदद करने के लिए कह सकते हैं। अपनी स्पीच को खास बनाने के लिए आप इसमें कोई पोयम या कोटेशन शामिल कर सकते हैं। इंस्पायरिंग लाइनें सभी को अच्छी लगती हैं। ये ऑडियंस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है और आपकी स्पीच में 4 चांद लगा देता है। आप इसके लिए ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। हाउ टू इंटरेस्ट योर ऑडियंस। आप क्या सोचते हैं कि पब्लिक को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता है? कुछ स्पीकर्स का मानना है कि अगर वे अपनी स्पीच में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ऐड करते हैं तो कुछ नया सीखने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड होगी। लेकिन यह हमेशा काम नहीं करता है। इसके बजाय जो बात उन्हें पता है उसके साथ कोई नया फैक्ट जोड़कर उन्हें बताएं। अगर आप उन्हें पूरी तरह से कोई नया फैक्ट बताएंगे तो शायद वे उसे समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप पुरानी बात बताएंगे तो वो उन्हें बोरिंग लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी किसान को चर्च या म्यूजियम के बारे में बताएंगे तो आप उसका ध्यान नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो इन जगहों पर कभी गया ही नहीं है। वहीं अगर आप उसे ये बताएंगे कि ठंड के मौसम में डच किसान अपनी गायों को अपने घरों में रखते हैं, तब उनमें इस बारे में जानने की इच्छा जागेगी। वो ये जानकर हैरान हो जाएगा कि गाय घर के अंदर सोती हैं और खिड़कियों से झांककर गिरती हुई बर्फ देखती है। वो इस बात को याद रखेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा। एक एक्साइटिंग स्पीच के लिए दुनिया में 3 सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकते हैं: सेक्स, प्रॉपर्टी और रिलीजन यानी धर्म। लेकिन आपको इसमें पर्सनल टच देने की जरूरत होगी। मगर आपको अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ऑडियंस को आपकी प्रॉपर्टी या आपके रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप विल यानी वसीयत लिखने के बारे में बता रहे हैं और आपका टॉपिक है अच्छी विल कैसे लिखें, तो ऑडियंस को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपनी स्पीच का टाइटल रखते हैं अपनी खुद की विल कैसे बनाएं, तब जाकर वो आपको सुनने में दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक पर्सनली उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करें तो याद रखें कि वो ऑडियंस से पर्सनली रिलेटेड हो, क्योंकि सच तो यही है कि सब अपने आप में मस्त रहते हैं। जब लोग काम नहीं कर रहे होते या अपने परिवार की देखभाल नहीं कर रहे होते तो वो बस अपने बारे में सोचते हैं। अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए उन्हें ऐसे फैक्ट्स बताएं जो उन्हें खुद से जुड़ा हुआ फील हो। ज्यादातर देखा गया है कि बोरिंग स्पीकर्स ऑडियंस की पसंद पर ध्यान न देकर अपनी पसंद का टॉपिक चूज कर लेते हैं। अच्छा स्पीकर बनने के लिए ऐसे टॉपिक चुनिए जिनमें आपकी ऑडियंस को भी इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने ऑडियंस से उसकी लाइफ, पसंद नापसंद, फैमिली, करियर, सक्सेस फेलियर के बारे में पूछिए। उसे अपनी बात कहने के लिए पुश करें और उसकी बात को ध्यान से सुनें। तभी आपको एक अच्छा स्पीकर माना जाएगा। कभी-कभी सुनना बोलने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। जॉन एम सिडिल एक अमेरिकन मैगजीन में इंटरेस्टिंग पीपल डिपार्टमेंट के हेड थे। उनके आइडिया बड़े यूनिक होते थे। उन्होंने डेल कार्नेगी से एक बार कहा था कि इंसान बड़ा सेल्फिश होता है। वो हमेशा ऐसे फैक्ट्स को जानने में दिलचस्पी लेता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है या जिससे उसका फ़ायदा होता है। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट या सोशल मुद्दे पर बात करेंगे तो उन्हें आर्टिकल पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसकी जगह अगर आपका टॉपिक अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, अपने दांत ब्रश कैसे करें, नई प्रॉपर्टी कैसे खरीदें या अच्छी इंग्लिश कैसे लिखें होगा, तो इन टॉपिक्स पर लोग ज़रूर ध्यान देंगे।
इसके अलावा जॉन का मानना था कि कहानियां भी लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं, जैसे किसी इंसान के करोड़पति बनने की स्टोरी, किसी मिलियनेयर से बातचीत, किसी सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंपनी के एजेंट की कहानी या किसी सक्सेसफुल कंपनी के प्रेसिडेंट की कहानी जानना लोगों को अच्छा लगता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे इन लोगों ने अनगिनत रुकावटों और प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए सक्सेस की ऊंचाई को छुआ। ऐसी कहानियों से लोग मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं। जब जॉन अमेरिकन मैगजीन के एडिटर बने तो उन्होंने अपने इन आइडियाज़ को फॉलो किया और कुछ ही दिनों में मैगजीन के रीडर्स की संख्या बढ़कर 2 मिलियन हो गई। जॉन ह्यूमन नेचर को समझते थे, जिसके कारण मैगजीन के टॉपिक अच्छे होते थे और वो इतिहास बनाने में कामयाब हुए। लोग दूसरे लोगों के बारे में जानना पसंद करते हैं। उन्हें गॉसिप करना और सोशल गैदरिंग में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वे एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को जानना चाहते हैं। एक बार डेल कार्नेगी एक स्कूल में टॉक दे रहे थे। उन्होंने देखा कि लोगों के बारे में सुनना बच्चों को अच्छा लगता है। वहीं जब उन्होंने दिखाई ना देने वाली चीज़ों पर बोलना शुरू किया तो बच्चों का ध्यान स्पीच से हट गया। इसलिए जब आप अपनी स्पीच लिखते हैं तो अपने फैक्ट्स के साथ लोगों की कहानियां भी जोड़ें। लोगों को दूसरे के स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी जानना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी स्पीच को किसी फिक्शन कहानी की तरह लिखें, जहां एक हीरो है जिसके सामने कई प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे वो नामुमकिन लगने वाली चीज़ को भी मुमकिन कर कामयाब हो जाता है। अपने लिसनर्स के माइंड में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें। इससे पूरी स्पीच में उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। उनके ब्रेन में जीती जागती तस्वीर बनाने से उनका ध्यान पूरे समय आप पर बना रहेगा। याद रखें कि आपके ऑडियंस का जरा भी ध्यान भटका तो ये बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि अगर वो जरा भी बोर हुए तो उनका अटेंशन वापस खींचना मुश्किल होगा। अंत में ये भी ध्यान रखें कि आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको एक्साइटेड होना ज़रूरी है। अगर आप कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जिसके प्रति आप एक्साइटेड नहीं हैं, तो आपके ऑडियंस भी आपकी स्पीच पर ध्यान नहीं देंगे। कार्नेगी कहते हैं कि इंटरेस्ट बड़ी तेज़ी से दूसरों तक फैलता है, इसलिए अगर आप एक्साइटेड होंगे तो आपके ऑडियंस भी एक्साइटेड रहेंगे। एक बार डेल कार्नेगी बॉल्टिमोर में स्पीच दे रहे थे। तभी अचानक एक आदमी खड़ा हुआ और उसने ऑडियंस को बताया कि उस एरिया में रॉक फिश खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि लोग उसे पकड़ रहे हैं। ये बात लोगों से किसी भी तरह पर्सनली जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए वो ना इसमें दिलचस्पी ले रहे थे और ना इससे रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन इस आदमी ने बड़े ही जोश के साथ बात की थी। वो सच में इस बात पर विश्वास करता था जो वो कह रहा था, और ये कॉन्फिडेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलक रहा था। डेल कार्नेगी ने इस एरिया में रॉकफिश के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्हें यकीन था कि ऑडियंस भी इस जानवर के बारे में नहीं जानती होगी। इस आदमी ने बहुत इफेक्टिव ढंग से अपनी बात रखी थी और ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ी थी। उस समय अगर वो कहता तो सभी लोग रॉकफिश को बचाने वाली पिटिशन पर साइन कर देते। कंक्लूजन: अच्छा कम्युनिकेटर होना एक ऐसा स्किल है जो सभी में होनी चाहिए, चाहे आप टीचर हों, राइटर हों या बिजनेसमैन हों। हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग जरूर सीखनी चाहिए। डेल कार्नेगी की ओरिजिनल किताब में डॉरथी कार्नेगी ने नया तड़का लगाया है। ओरिजिनल किताब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए थी, जबकि ये अपडेटेड वर्जन सभी के लिए है। ये वर्जन पब्लिक स्पीकिंग में परफेक्शन लाने के लिए ज़रूरी सभी स्किल्स के बारे में बताता है। सबसे पहले इस समरी ने सिखाया कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उस पर रिसर्च कर ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। उसके बाद तब तक डेली प्रैक्टिस करते रहना जब तक कि उसे प्रेजेंट करने का आप में कॉन्फिडेंस ना आ जाए। दूसरा, आपने सीखा कि प्रेजेंटेशन तैयार करते समय टॉपिक के फैक्ट्स के साथ साथ आपको अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को भी जोड़ना चाहिए और स्पीच को पर्सनल टच देना चाहिए। तीसरा, स्पीच के इंट्रोडक्शन पर पूरा ध्यान देकर तैयारी करें, क्योंकि ये आपकी स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसे छोटा और एंटरटेनिंग बनाएं। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अच्छी स्टोरी या ऑडियंस से सवाल पूछना शामिल है। चौथा, आपने सीखा कि कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे ध्यान से बनाएं। इसमें मेन पॉइंट्स की समरी बताना, ऑडियंस से पूछना या किसी कोट के साथ क्लोज करना चाहिए। अंत में ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए आपको इंस्पायरिंग कहानियां या फैक्ट्स को जोड़ना चाहिए जो आपके ऑडियंस के दिल को छू जाएं। अगर आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और आप अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए हैं, तो चिंता ना करें, क्योंकि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जीवन भर चलती रहती है और इसके लिए न कोई सही उम्र होती है और न वक्त। प्रैक्टिस करते रहें और इस समरी में आपने जो सीखा है उसे अप्लाई करें। हमें यकीन है कि आप एक अच्छे स्पीकर जरूर बन जाएंगे। याद रखिएगा, सभी एक्सपर्ट स्पीकर कभी ना कभी बिगिनर हुआ करते थे।